दोस्तों दूसरी किताब जिसका बहुत शोहरा था, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब की याददाश्तें। ये किताब इसलिए मोतबर ठहरी मेरे नज़दीक क्योंकि इसमें जो मुसन्निफ़ हैं इसके जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए वो कर्नल अशफाक साहब हैं। आपको मालूम है जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह, जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, जेंटलमैन अस्तग़फिरुल्लाह और एक पूरी सीरीज़ है कर्नल अशफाक साहब की जो कि बहुत दिलचस्प किताबें हैं, जिसमें फ़ौजी ज़िंदगी, फ़ौजियों की ज़िंदगी, उनकी सोच, उनकी आदत और फिर उनको जो दरपेश मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात की गई है। ये किताब जो है कुछ इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल है जो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब से इन्होंने कर्नल अशफाक साहब ने किए। लेकिन ये इंटरव्यूज़ इस सवालन जवाबन भी हैं कहीं कहीं, लेकिन एक सवाने हयात के तौर पर इसको लिखा गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कर्नल अशफाक साहब की कि इसमें उन्होंने तसलसल में कहीं टूटने नहीं दिया है। ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ सवाल हो रहा है, जवाब हो रहा है, सवाल हो रहा है, जवाब हो रहा है, बल्कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब का जो भी माफ़ी ज़मीर था, जो भी वो कहना चाहते थे, उसको बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसके अंदर एडिट किया है। और उसके अंदर ज़ाहिर है कि असलम बेग साहब के जो दफ्तर के लोग हैं जिन्होंने तंजीम बनाई हुई है, उसके हवाले से भी उनका भी किरदार यकीनन मौजूद है। इक़्तिदार की मजबूरी, आपको मालूम है कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब जो है वो हमारी तारीख़ है, जो फ़ौजी तारीख़ या सियासी तारीख़ है, उसके अंदर बहुत ही अहम जर्नेल हैं। इसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि ये जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का जब हादसा हुआ तो उसके बाद ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे और उसके बाद इन्होंने मार्शल लॉ लगाने के बजाय इक़्तिदार जो है ग़ुलाम इस्हाक़ खान साहब के हवाले कर दिया था। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बरसर इक़्तिदार आई थी और उन्होंने इनको तमगा जमहूरियत दिया था। इस किताब के अंदर शुरू में तो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने अपने ख़ानदान की बातें बयान की हैं और इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद इनके ख़ानदान में से कुछ लोगों ने हिजरत की। इनके माँ बाप तो काफ़ी अर्से तक वहीं रहे ग़ालिबन हिंदुस्तान में, और ये और इनके भाई वगैरह जो है वो पाकिस्तान आए और मुख्तलिफ मुलाजमतें की। फिर ये फ़ौज में चले गए और फ़ौज में जा कर के तरक्की पाते 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 वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बन गए। और उसके बाद जब बहावलपुर का हादसा हुआ 17 अगस्त को, तो उसके बाद फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। जाहिर है कि इस किताब का नाम है इक़्तिदार की मजबूरियाँ। इस किताब के अंदर जहाँ असलम बेग साहब ने बैनुस्सुतूर बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। मसलन उन्होंने ये बताया है कि नवाज शरीफ और अदलिया के जो चपकलश थी उसके पीछे क्या मामला थे। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो हुकूमत बर्खास्त हुई उसमें बेनज़ीर भुट्टो क्यों समझती थी कि असलम बेग साहब का हाथ है, जबकि इन्होंने इसमें क्लैरिफिकेशन दी है कि इसमें इनका कोई हाथ नहीं था, इनको तो पता भी नहीं था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनको पता भी नहीं था बिल्कुल भी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जाने वाली है और बर्खास्त हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनसे नाराज़ भी हो गई, पहले खुश थी, तमगा जमहूरियत भी दिया। इस तरह के वाक़यात इन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में लिखे हैं। मतलब ज़ियाउल हक साहब का जो हादसा है इन्होंने 2 सफ़े में निपटा दिया कि जी वहाँ मैं ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाए। एक बात इन्होंने बड़ी दिलचस्प लिखी है इसके अंदर, इस हवाले से जो मुझे अभी याद आ गई। इन्होंने ये लिखा है कि जो वहाँ पर टैंकों का मुजाहरा देखने वाला जो मामला था उसके अंदर जो सीनियर अफसरान थे फ़ौज के, उनके 2 ग्रुप किए गए थे। एक ग्रुप ने 3 या 4 दिन के बाद, जिस दिन ज़ियाउल हक साहब ने देखा 17 अगस्त को, उसके 3 या 4 दिन के बाद उस ग्रुप ने उस टैंक की मशक़ें देखनी थी। और उस ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ा नाम था वो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब का था। तो उन्होंने इनसे शिकवा किया कि आपने मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ क्यों नहीं रखा, सदर ममलिकत के साथ क्यों नहीं रखा। तो इन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर है कि सीनियर सारे एक ही जगह जमा नहीं हो सकते एक वक्त में। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर ऐवान सदर से कह के या सदर ज़ियाउल हक साहब से कह के अपना नाम उसमें डलवाया और उस तैयारी हादसे में वो भी शहीद हुए। सोचिए कि अगर वो अपना नाम नहीं डलवाते तो पाकिस्तान की तारीख कितनी मुख्तलिफ होती। बहरहाल और फिर असलम बेग साहब को आगे आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये भी एक बात है। तो बहरहाल ये किताब जो है वो इस लिहाज से अहम है कि इसमें असलम बेग साहब ने अपने दौर के मुशाहिदात वगैरह बयान किए हैं, अपने तासुरात बयान किए, अफ़गानिस्तान के बारे में काफ़ी चीज़ें इन्होंने बयान की हैं। कुछ स्ट्रेटजीज़ के हवाले से भी इन्होंने ये बयान किया है कि जिस ज़माने में अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी तालिबान के हवाले से या उससे पहले के हवाले से, तो उसमें क्या स्ट्रेटजीज़ किस तरह की बनती थी पाकिस्तानी अफवाज के अंदर। दिलचस्प जो है वो मौजू है इस किताब का, ये भी बहुत अच्छा। और फिर मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने जो बातें लिखी हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किस किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए। मज़हब एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जनरल साहब के नज़दीक आज भी, जो पाकिस्तान को जोड़ सकता है और मजहबी की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और पाकिस्तान में जो है कुरान और सुन्नत का निज़ाम होना चाहिए, ये इनका मौक़िफ़ है। बहरहाल जनरल्स की किताबें बहुत बिकती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अयूब खान साहब ने किताब लिखी वो भी बहुत बिकी, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी वो भी बहुत बिकी। और ये भी जो है वो 3 महीने में 3 एडिशन आना ये कोई मामूली बात नहीं है। यकीनन इस किताब के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक जनरल का, एक फ़ौजी का एक दिमाग भी समझ पाएंगे आप कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं या इक़्तिदार के करीब होते हैं या मुक़्तदर हल्कों के करीब होते हैं
तो क्या वाक़यात ऐसे होते हैं जिनके हवाले से उनके जहन पर क्या असरात मुरतब होते हैं और वो क्या उनकी सोच बन जाती है और उनसे फिर किस किस्म के फ़ैसले जो है वो सादिर करते हैं वो, और उसके क्या नताइज निकलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप पढ़ना चाहें, ज़ाहिर है हम फ़ौज की और फ़ौजी जनरल्स की एक तारीख़ है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है कि आप ये किताब पढ़ेंगे। ये किताब अच्छी किताब है। पाकिस्तान की जो फ़ौजी अदब कह लें उसको, या सियासत कह लें उसको, या जो कुछ भी कह लें आप उसको, उसमें एक अच्छा इजाफा है। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब की इक़्तिदार की मजबूरियाँ, उम्मीद है कि आप ज़रूर पढ़ेंगे।